F. According to controllability, according to controllability, देखिए अगला कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कॉस्ट के कंट्रोल करने के नेचर पर डिपेंड करता है। यानी कंट्रोलेबिलिटी के आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो कंट्रोलिटी का मतलब हो गया या तो वो कॉस्ट कंट्रोलेबल बनेगी या वो अनकंट्रोलेबल बनेगी। कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। हाँ जी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब मैं कॉस्ट को, अरे मैंने ना इस पे तो डाल दी थी, शायद ग्रुप पर आने से रह गई, यूट्यूब पे तो मैंने डाल दी थी, मैं भेज दूंगा अभी दुष्यंत। हाँ सर मेरे को भी भेज देना कल की रिकॉर्ड। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलेबिलिटी आपकी कॉस्ट या तो हो सकती है कंट्रोलेबल या हो सकती है अनकंट्रोलेबल। अब बात ये आती है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का मीनिंग क्या है। देखिएगा, कंट्रोलेबल कॉस्ट का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है विच कैन बी कंट्रोल्ड, विच कैन बी कंट्रोल्ड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जितनी भी मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो सब कंट्रोलेबल होती हैं। व्हाट डज इट मीन? जरा एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं। मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट फुल्ली मेरे कंट्रोल में होती है। मैं जितनी यूनिट बनाऊंगा उतनी ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगेगी। अगर मैं प्रोडक्शन बंद कर दूं तो वो कॉस्ट भी लगना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यानी कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो भी ऐसी कॉस्ट हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, वहां पर मैं कुछ स्पेसिफिक एक्शन लेकर अगर उस कॉस्ट को क्या कर पाऊं, कंट्रोल कर पाऊं, तो मैं उस कॉस्ट को बोलूंगा कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट है। मैं ये कह सकता हूं कि कॉस्ट का ऐसा हिस्सा जिस पर मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है। सर ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट हाँ जी, द कॉस्ट which can be controlled by the management. वो कॉस्ट जिसे मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है कुछ स्पेसिफिक एक्शन लेकर, उन सभी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, all direct costs are controllable.
यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी कॉस्ट क्या होती हैं? कंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं। इन्हें मैनेजमेंट क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। अनकंट्रोलेबल मतलब which are not within the control of the management. Generally most of the fixed costs are uncontrollable. सर ये डीएल क्या था? डायरेक्ट Direct labor, direct material, direct labor, direct expenses. The cost which cannot be controlled by the management. The cost which cannot be controlled by the management, यानी ये मैनेजमेंट के हाथों में नहीं है इस कॉस्ट को कंट्रोल करना। Most of the fixed cost, most of the fixed costs are uncontrollable. क्योंकि उनको हम रोक नहीं सकते। ध्यान रखना, ऑल फिक्स कॉस्ट नहीं लिख रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट। क्योंकि कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी भी होती हैं जिनको रोका जा सकता है, जिनको हम अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मान लो मैंने क्या किया है, एक सुपरवाइजर को अपॉइंट किया फिक्स्ड सैलरी पर किसी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अब वो सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो तभी देनी पड़ेगी जब वो प्रोजेक्ट होगा। अगर मान लो कल को वो प्रोजेक्ट होना बंद हो जाए तो वो सुपरविजन किसको करेगा? तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा और मेरी फिक्स कॉस्ट बचना चालू हो जाएगी। लेकिन जनरल जितनी भी फिक्स कॉस्ट होती हैं वो अनकंट्रोलेबल होती हैं। ठीक है, बट मैं ऑल वर्ल्ड नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी स्पेसिफिक नेचर की फिक्स कॉस्ट भी होती हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है अगर वो काम हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है। अगर वो प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उसके लिए एक मशीन किराए पर लेकर आऊंगा जिसका किराया फिक्स्ड है। लेकिन जरा सोचो, उस मशीन का किराया कब लगेगा? ऐसा थोड़ी कि मैं मशीन नहीं लाऊंगा तो भी किराया देना पड़ेगा। वो किराया स्पेसिफिकली तभी लगेगा जब मैं वो मशीन किराए पर लेकर आऊंगा। तो नो डाउट किराया फिक्स्ड है, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट ऐसी फिक्स कॉस्ट है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मैं उस प्रोडक्ट को नहीं बनाऊंगा तो मैं अपने उस कॉस्ट को बचा सकता हूं। ठीक है, सर अगर आप लैंड का रेंट लो तो लैंड का रेंट मतलब अगर आप जमीन कहीं पे आपने उस पे लिए जमीन लिए रेंट पे, हाँ फिर? है ना, तो सर अब आपने जैसे जैसे लीज पे ले ली है ना, हाँ तो सर अब आपको वो जैसे 5 साल के लिए ली तो फिर 5 साल का तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा। अब वो हाँ, तो आपके ऊपर बिल्कुल है ना कि देना आप पड़ेगा। करो मैं या मत करो प्रोडक्शन। हाँ, तो फिर ये तो अनकंट्रोलेबल हुई ना। तो मैं ये कब मना कर रहा हूँ? हाँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो अनकंट्रोलेबल है मैं तो ये बोल रहा हूँ कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी हो सकती हैं जो कंट्रोलेबल हो सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल। तो सर अब जैसे आपने रेंट का ही बोला, मशीन रेंट पे लाया है ना, वो तो अपन मशीन कंट्रोल रेंट पर कर लाया सकते हैं। नहीं हूं, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आपने पूरा सेंटेंस ही ढंग से नहीं सुना। मैंने ये बोला है कि अगर प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मशीन रेंट पर लाऊंगा और तब मुझे फिक्स किराया देना पड़ेगा। मैं ओके। लेकर कब आया? मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं ले आया हूं। मैंने ये बोली थी, सेंटेंस भी यही था मेरा, कि अगर प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मुझे मशीन किराए पर लानी पड़ेगी जिसका किराया फिक्स्ड है। तो लेकिन वो मशीन कब लेकर आऊंगा मैं? अगर मान लो मैं ये डिसीजन लेता हूं कि मुझे तो ये प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है, तो मशीन लाऊंगा ही क्यों मैं? तो उसका किराया फिर मेरा बच जाएगा। हाँ चलिएगा, तो ये आपकी एक कॉस्ट हुई कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर, जिसमें दो पॉइंट हो गए। एक हुई कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक हुई आपकी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। आइए नेक्स्ट,
कॉस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। अब हम बात करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कॉस्ट। देखिएगा, टाइम के अकॉर्डिंग भी अगर मैं कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करता हूं तो वो दो पार्ट में होता है। एक होती है मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक होती है मेरी प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग अगर अपनी कॉस्ट की बात करता हूं तो दो नेचर हो गए, हिस्टोरिकल और प्री डिटरमिन्ड। अब समझना ये क्या होती है। देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप असर्टेन कर रहे हो आफ्टर बीइंग इनकर्ड ऑफ द कॉस्ट। यानी आप जब वो काम कर चुके हो तो आप उसका खर्चा कर चुके हो। अब आप अगर उसकी कॉस्ट का टोटल कर रहे हो तो उस कॉस्ट को बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। समझ रहे हैं आप बात को। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मैं एक 5 लाख रुपए की मशीन खरीद लाया, तो जब मैं खरीद कर लाया तो वो कॉस्ट इनकर्ड हो गई, तो वो 5 लाख जो है वो क्या कहलाएगी, वो मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं एक मशीन खरीद के लाऊंगा तो 5 लाख रुपए लगेंगे, यानी कॉस्ट के होने से पहले अगर उसको ढूंढ रहा हूं तो वो कहलाती है प्री डिटरमिन कॉस्ट। बस इतना सा ही डिफरेंस है। जब मैं कॉस्ट के होने के बाद उसे देख रहा हूं तो इट विल बी कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि वो लग चुकी है। लेकिन अगर मैं किसी कॉस्ट का एस्टिमेशन एडवांस में कर रहा हूं तो मैं उस कॉस्ट को बोलूंगा प्री डिटरमिन कॉस्ट। तो लिखे, हिस्टोरिकल कॉस्ट को आप क्या बोलेंगे, कॉस्ट which are ascertained cost which are ascertained after being incurred। सर असर्टेन्ड का क्या मतलब हुआ? यानी आपने टोटल लगाया, आपने खर्चे तो करते गए, जब वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया तभी तो पता लगेगा ना कि टोटल कॉस्ट कितनी आई। अच्छा। तो कॉस्ट को असर्टेन करना पड़ेगा भाई। ऐसा तो भी है जैसे मान लो आपने इनिशियल लेवल पर आप ले आए कुछ मटेरियल, हाँ जी। तो मेरे मतलब समझना, कॉस्ट विच आर असर्टेन, कॉस्ट विच आर असर्टेन का मतलब हो गया जैसे एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, अब उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा करता जा रहा हूं, मटेरियल ले आया, लेबर ले आया, ओवरहेड ले आया, अब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। तैयार होने के बाद मैं पता लगा रहा हूं कि मेरी क्या टोटल कॉस्ट लगी, यानी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्या लगी, तो उस कॉस्ट को बोलूंगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये कॉस्ट तभी अवेलेबल होगी जब प्रोडक्शन हो चुका होगा। सच कॉस्ट आर अवेलेबल when production has already been done।
सर ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। बिल्कुल, ओरिजिनल कॉस्ट भी यही होती है। और प्री डिटरमिन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? बेसिकली एस्टिमेटेड है। सच कॉस्ट आर estimated cost, that is computed in advance. That is computed in advance. फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं, अगर प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं, अभी तक बनाया नहीं है मैंने, मैं केवल उसकी कॉस्ट का एस्टिमेशन कर रहा हूं कि भैया जब ये प्रोडक्ट बनाऊंगा तो इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरा इतने का मटेरियल लग जाएगा, इतने की लेबर लग जाएगी, इतने के खर्चे लग जाएंगे। तो उसका जब मैं टोटल करूंगा तो इस कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा? प्री डिटरमिन कॉस्ट बोलूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम दो हो गई, एक हिस्टोरिकल और एक प्री डिटरमिन। एक मिनट आता हूं मैं, है ना, एक मिनट में इसको पढ़े एक बार। चलें आगे। नेक्स्ट, एच पॉइंट। आपके पास जो नेक्स्ट कॉस्ट आती है associated with the product, cost according to cost according to सर हाँ जी, सर मैं ये बोल रही थी, ये जो प्री डिटरमाइंड इसका सेकंड पॉइंट ऐसे लिख दूं, दीज कॉस्ट आर अवेलेबल बिफोर प्रोडक्शन। बात वही तो गई। कंप्यूटेड इन एडवांस का मतलब ही यही होता है, काम करने से पहले अगर कॉस्ट सोचोगे, अब उसको कितनी भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं अपन। ठीक है भाई प्री डिटरमिन का मतलब ही यही है कि कॉस्ट का जो कंप्यूटेशन हो रहा है वो एडवांस में हो रहा है। कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट, तो मेरे पास जो कॉस्ट होती है वो दो होती हैं। एक तो कहलाती है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक कहलाती है पीरियड कॉस्ट। एक तो कहलाती है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक कहलाती है पीरियड कॉस्ट। देखो नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है।
प्रोडक्ट कॉस्ट उस पर्टिकुलर कॉस्ट को कहते हैं जो उस प्रोडक्ट पर ट्रेस हो सकती है। यानी मैं ऐसे बोलूं कि वो कॉस्ट जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उस कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट कॉस्ट बोलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लगने वाला मटेरियल, वो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। उस प्रोडक्ट को बनाने में जो लेबर मैंने लगाई है, वो उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिक कॉस्ट है। और जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली मैंने उस प्रोडक्ट पर लगाए हैं, वो भी मेरे पास आ जाएगा। पीरियड कॉस्ट क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर पीरियड पर लग रही है, उसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। पीरियड कॉस्ट बेसिकली आपकी जो फिक्स्ड नेचर की कॉस्ट होती है, उन्हें ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लगती है। जैसे रेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का लगेगा, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का लगेगा। तो देखिएगा, दो तीन बातें इसमें लिखनी है आपको। लिखे सबसे पहला पॉइंट इधर। हाँ, एक बोल ले ली। हाँ जी, तो प्रोडक्ट कॉस्ट में लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट which are directly related to product. Cost which are directly related to product. Product costs are included in cost of production. जब भी मैं किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट लूंगा, तो वो सारी कॉस्ट जुड़ेंगी जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। These costs are included in inventory valuation. इन्वेंट्री या इन्वेंट्री को ही आप बोलते हो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूशन। तीन पॉइंट मैंने आपको लिखवाए। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सारी प्रोडक्ट कॉस्ट उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में ऐड होती है। और ये वो कॉस्ट है जो इन्वेंट्री वैल्यूशन करते समय, जब आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हो कि भाई हमारे पास किस वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में भी हमारी ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो इंक्लूड होती है। आइएगा पीरियड कॉस्ट पर बात करते हैं। costs which are costs which are incurred on the basis of time.
known as पीरियड कॉस्ट। ये लीजिए, कॉस्ट जो कि टाइम के अकॉर्डिंग इनकर्ड हो रही है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। लिखें, these costs are charged to calculate profit for that particular period. Profit for particular period. सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। कौन सा बताओ? सर ये प्रॉफिट वाला लिखा है ना भी आपने। भाई मुझे एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर पीरियड की कॉस्ट है, तो वो जब पीएनडल में लिखोगे तभी तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो पाएगा उस पीरियड का। तो सर ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है ये नहीं आती? ये प्रोडक्ट कॉस्ट तो जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं भाई, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट हो गई ना। प्रॉफिट्स में तो सारी आएंगी, लेकिन ये प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जुड़कर आएंगी और ये डायरेक्टली पीएनडल में चार्ज होती है। जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट आपने निकाली, और जब ये प्रोडक्शन कॉस्ट कब रिकवर होती है? जब आप अपने सेल्स प्रोडक्ट को बेच देते हो, तब इनकी रिकवरी हो जाती है। बट इसको आप क्या कर रहे हो? ये वो हैं जो आपके ऐसे खर्चे हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट बेचो चाहे प्रोडक्ट मत बेचो। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट नहीं बिका, तो क्या रेंट नहीं दोगे आप? क्या आप देना पड़ेगा सर। कोई को सैलरी नहीं दोगे आप? देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, ये तो रिकवर हो जाती है सारी। जैसे ही प्रोडक्ट बेचोगे ये रिकवर हो गई, और ये वो कॉस्ट है जो इनकर्ड होनी है, इसीलिए डायरेक्टली अगेंस्ट द प्रॉफिट चार्ज हो जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से बोलूं आपको, आपने सेल्स की 1 लाख की, और जो आपकी सीओजीएस या प्रोडक्शन कॉस्ट आई वो थी 70,000। तो जैसे ही आपने 70,000 की चीज 1 लाख में बेची, तो आपका 70,000 तो रिकवर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। अब आपका जो प्रॉफिट आया 30,000, इट विल बी कॉल्ड जीपी। यस। अब इसमें से आप अपनी जो पीरियड कॉस्ट है वो माइनस करोगे, तभी तो उस पर्टिकुलर पीरियड का नेट प्रॉफिट आएगा आपके पास। ओके सर। वो प्रॉफिट जिसको टाइम बेसिस की कॉस्ट को भी लेकर निकाला, जो प्रोडक्ट पर एलोकेट नहीं हुई, वो उस पर्टिकुलर पीरियड की थी। तो जब उस पर्टिकुलर पीरियड का नेट प्रॉफिट निकालूंगा, तो वो कॉस्ट मेरी वहां पर चार्ज हो जाएगी। क्लियर? यस सर। आइए, नेक्स्ट, कॉस्ट अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट मैनेजरियल डिसीजन। कॉस्ट्स अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजन। देखिए क्या होता है, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि आप फ्यूचर में सीएमए के डिफरेंट लेवल पर इनको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट इसकी बेसिक नॉलेज फाउंडेशन लेवल पर आपके डाली गई है। देखो, आपको अपने बिजनेस में कई तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर डिसीजन बता रहा हूं।
आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो, तो आप एक डिसीजन ले रहे हो कि यार उस प्रोडक्ट में लगने वाले जो कंपोनेंट हैं उनको भी मैं खुद बनाऊं, या उन कंपोनेंट को बाहर से खरीद कर लाऊं और असेंबल करके प्रोडक्ट को बेच दूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एक बाइसिकल की। एक बाइसिकल मैं बना रहा हूं, उस बाइसिकल में एक बाइसिकल चेन लगेगी, ऊपर एक ट्रेन ट्रेन वाली घंटी लगेगी। मैं ये सोच रहा हूं कि यार ये बाइसिकल की जो चेन है और ये बाइसिकल के ऊपर लगने वाली जो घंटी है, ये भी मैं खुद ही अपने यहां बनाऊं, या इनको बना बनाया खरीदूं और साइकिल में इनको लगा दूं और साइकिल को बेच दूं। तो मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो उसे कहते हैं हम एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। और बात करते हैं, मैं डिसीजन लेना चाहता हूं कि यार मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का ऑफर आया है। अमेरिका से एक क्लाइंट ने मुझसे मेरे प्रोडक्ट की कुछ यूनिट मांगी है, तो मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूं कि यार वहां पर ये प्रोडक्ट बेचूं या न बेचूं। तो मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में कई सारे डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं, और कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो उन डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। इसीलिए हम उन कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट विच अफेक्ट मैनेजरियल डिसीजंस। यानी ऐसी कॉस्ट जो हमारी डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन को क्या करेगी, अफेक्ट कर देगी। आइए, इसमें सबसे पहली कॉस्ट आती है संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट। संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट। अब सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात को। संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, संक कॉस्ट का मतलब होता है डूबी गई कॉस्ट, यानी ऐसी कॉस्ट जो लग चुकी है। अब आप भले ही किसी भी डिसीजन को ले लो, चाहे वो डिसीजन आपके लिए फेवरेबल हो, चाहे वो डिसीजन आपके लिए अनफेवरेबल हो, लेकिन ऐसा खर्चा आप ऑलरेडी कर चुके हो, उन सभी कॉस्ट को डिसीजन पर्पस से संक कॉस्ट बोला जाता है। आइए कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या हुआ, फाइव ईयर्स एगो मैंने एक लैंड खरीदी थी 5 लाख की। ये लैंड ऑलरेडी मेरे पास है, पिछले 5 सालों से ये लैंड मेरे पास है। आज मैं एक डिसीजन लेना चाह रहा हूं कि यार इस लैंड पर फैक्ट्री डाल देते हैं, कि डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए फैक्ट्री। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं फैक्ट्री डालूंगा तो फैक्ट्री बनाने की कॉस्ट तो अलग आएगी ना। फैक्ट्री बनाऊंगा तो ये लैंड काम में आ जाएगी, अगर फैक्ट्री नहीं बनाऊंगा तो भी ये लैंड मेरे पास पड़ी हुई है। आपको नहीं लगता ये 5 लाख फैक्ट्री के बनाने के डिसीजन या फैक्ट्री को न बनाने के डिसीजन, दोनों ही केस में आप ऑलरेडी लगा चुके हो? बोलो, मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो बहुत ध्यान से। 5 साल पहले मैंने एक लैंड खरीदी थी, 5 साल से वो लैंड मेरे पास अनयूज्ड पड़ी हुई है, बट लैंड मेरे पास ही है। आज मैं एक डिसीजन लेना चाहता हूं कि क्या इस लैंड पर फैक्ट्री लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, फैक्ट्री लगाऊंगा तो भी ये लैंड की कॉस्ट तो मैं इनकर्ड कर चुका हूं ना, और फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा तो भी लैंड तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप फैक्ट्री का जब डिसीजन लोगे तो लैंड की कॉस्ट आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी?
सर नहीं करने वाली, नहीं करेगी। रीजन ये कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, इसीलिए इसे पास्ट कॉस्ट या संक कॉस्ट बोलते हैं। जो कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है एंड डज नॉट अफेक्ट डिसीजन, आपके डिसीजन के ऊपर कोई अफेक्ट न डाले, उन सभी कॉस्ट को हम बोलते हैं संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट। और चलिए बात करते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, प्रोडक्ट है, सुनना बहुत ध्यान से, लेकिन बनाने से पहले मैंने इसकी एक मार्केट रिसर्च करवाई। मार्केट सर्वे करवाया कि भैया ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, और इस मार्केट सर्वे पर मैंने 1,00,000 रुपए खर्च कर दिए। अब इस मार्केट सर्वे से मेरे पास डिसीजन आ सकता है प्रोडक्ट को न बनाने का, या इस मार्केट सर्वे से डिसीजन आ सकता है प्रोडक्ट को यस करने का। आ सकता है कि नहीं आ सकता? मार्केट सर्वे करवाया तो डिसीजन आया कि मत बनाओ भैया, कोई नहीं खरीदेगा ये प्रोडक्ट। सर्वे का रिजल्ट आया यस, गो ऑन, बनाओ ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपको पक्का पक्का बेनिफिट देगा। नाउ अब मेरी बात को सुनना, अगर मान लो डिसीजन नो आया तो भी ये 1,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, और ये डिसीजन यस आया तो भी ये 1,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। आप जानते हो हर जगह यही था, फैक्ट्री डालू बोले मत डालो, फैक्ट्री डालू बोले बिल्कुल डालो। यानी आप अगर उस काम को न करने का डिसीजन ले रहे हैं तो भी ये 1,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, और अगर आप उस काम को करने का डिसीजन ले रहे हैं तो भी ये 1,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। तो बताओ क्या ये 1,00,000 रुपए आपके डिसीजन पर कोई अफेक्ट डालेंगे? नो सर। इसी कॉस्ट को बोला जाता है संक कॉस्ट और पास्ट कॉस्ट। यानी कॉस्ट which does not affect decision, cost which does not affect decision, ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजन को अफेक्ट ना करे, उस कॉस्ट को हम संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट बोलते हैं। ऑल संक कॉस्ट्स आर irrelevant for decision। बेकार है डिसीजन लेने के लिए। आप डिसीजन यस करोगे तो भी ये कॉस्ट लग गई, आप डिसीजन नो करोगे तो भी ये कॉस्ट लग गई। हर तरह से डिसीजन लेने के लिए ये जो कॉस्ट होंगी आपकी, ये कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट होती है। क्लियर? बिल्कुल। तो संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट कभी भी डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेंगी, और ये सभी कॉस्ट आपके डिसीजन के लिए क्या होती हैं? इररिलेवेंट होती हैं। ये पहली कॉस्ट मैंने आपको समझाई है मैनेजरियल डिसीजन पर। कॉस्ट काफी बड़ी बड़ी है, टाइम लगेगा, तो अभी अगली कॉस्ट हम कल ही करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। बट इसके बाद थोड़ा बहुत बातें और बची हुई हैं। फिर आपका इसमें जो एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना, और कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, और फिर हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। सर इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ कॉस्ट शीट से रिलेटेड आता है? हाँ जी, वैसे तो इसका प्रैक्टिकल ऐसे बनता ही नहीं है। इसके जितने भी क्वेश्चन भी आते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी के ही आते हैं, और थ्योरी में केवल यही आते हैं कि भाई किस तरह की कॉस्ट होती है, कौन सी कॉस्ट होती है,
आपको दे देगा कि भाई ये आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब जैसे वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होती है, फिक्स कॉस्ट अगर फिक्स्ड होती है किस तरह से होती है। आप देखना ये जो डेफिनेशंस और ये जो पार्ट आप पढ़ रहे हो ना, एग्जैक्टली पूरे क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड होते हैं आपके। ओके।